नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे, तो ये गलत है। रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी थे। जो 15वां दिया है वे YB रेड्डी थे, तो ये दूसरा देखते हैं। दूसरा भी गलत है क्योंकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी है इसमें दिया है, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। YB रेड्डी किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। अगला देखते हैं 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ किस अवधि के लिए लागू की जाएंगी? तो 2021 से 26 तक। पहले 2021 से 25 तक था, लेकिन इसको जो है कोविड की वजह से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पर था रिपोर्ट 2025-26 के लिए। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य किस अनुपात में किया जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 70% जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले, 70% पंचायतों को, बाकी 15% जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को। पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसको है? तो वित्त आयोग को है। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना, वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना, ये सभी हो जाएगा। पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश किया है? 43%। 14वें ने कहा था कि 42% जो है हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए, तो बाद में 1% जो है हिस्सा कम कर दिया 15वें वित्त आयोग ने। वित्त आयोग ने कहा 15वें ने 41% ही जाना चाहिए। इसमें से 1% हिस्सा जम्मू कश्मीर के लिए जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर नवगठित उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए उसने कहा 1% केवल जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जाएगा। 2021-26 की अवधि में राज्यों के 41% हिस्से की अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? तो 42.2 लाख करोड़ रुपए। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया है? तो 2005-4 में किया गया है। ग्राम पंचायतों के समग्र समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना, हमारी योजना हमारे विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कब लागू किया गया? तो 2015-16 में लागू किया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना को उद्देश्य ग्राम पंचायतों के सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रगतिशील करना है, समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना, हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-16 से लागू किया गया है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट वित्त आयोग कोविड के दौर में, क्योंकि उस समय जो सिफारिश लागू हुई थी ना, तो कोविड का इस टाइम चल रहा था। 122वां क्वेश्चन, वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय, तो गलत हो जाए क्योंकि असंवैधानिक निकाय है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। संस्तुति कर सकता है पंचायतों को सहायता देने के लिए, तो इसमें से कोई सही नहीं है, तो ना तो एक और ना ही दो, तो ये गलत हो जाएगा। किस वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? तो 10वें वित्त आयोग से। 10वें वित्त आयोग, क्योंकि जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था तो उसमें जो है लगभग 9 वित्त आयोग पूरे हो चुके थे, तो 9वां 10वां वित्त आयोग चल रहा था, इसलिए सबसे पहले 10वें वित्त आयोग से ही ये शुरुआत होती है कि पंचायतों को भी अनुदान दिया जाना चाहिए। 10वें वित्त आयोग ने कहा था कि 80 और 20% की हिस्सेदारी होना चाहिए स्थानीय निकाय को।
देखिए यहाँ पर वित्त आयोग दिया है और उसकी अवधि, चूँकि वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं 5 वर्ष तक लागू होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 10वां वित्त आयोग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 10वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल 1995 से सन 2000 है। इसको याद रखने के लिए एक तरीका ये है, देखिए 2001 से याद रखेंगे आप तो आपको आसानी होगी। 2001 से 5 तक, फिर जो है 5 से लेकर के 10 तक, फिर 2010 से लेकर 15 तक, 2015 से लेकर के 20 तक, फिर 2020 या 21 से लेकर के 26 तक, ऐसे याद रखेंगे। तो 2001 जो नई सदी से याद रखेंगे, 2001 से आपका जो है जो वित्त आयोग शुरू होता है वो 11वां होता है। 2001 से जो है 11वां वित्त आयोग फिर कब से होगा, 2001 से लेकर के ये 5 तक होगा, ठीक। जो फिर 12वां हो जाएगा, 12वां हो जाएगा फिर 2005 से लेकर के 2010, फिर 13वां हो जाएगा 10 से लेकर के 15 तक, ठीक है। फिर 14वां हो जाएगा 15 से लेकर के आपका 20 तक, फिर आपका हो जाएगा 15वां वित्त आयोग, 15वां हो जाएगा 2021 से लेकर के 26 तक। आप ऐसे याद रख लीजिए। 2001 के पहले का वित्त आयोग बहुत कम ही पूछता है इसको मिलान कराने के लिए, तो इसे 2001 से आप याद रखेंगे 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। केसी पंत इनको कहा जाता है, कृष्णचंद पंत 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत। 11वें के थे एम खुसरो, 12वें के थे सी रंगराजन, 13वें के थे तेरहवें के थे विजय केलकर, 14वें के थे YV रेड्डी, 15वें के थे नंद किशोर सिंह। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कौन सा वित्त आयोग 73वें 74वें संविधान संशोधन के अस्तित्व में आने के ठीक पूर्व गठित हुआ था? तो यहाँ पर 10वां वित्त आयोग गठित हुआ था। आप इसको कैसे याद रखें, क्योंकि 10वें वित्त आयोग ने ही जो ये बताया कि ग्राम पंचायतों को भी या स्थानीय निकाय को भी जो कि धन का आवंटन होना चाहिए। दसवें वित्त आयोग गठन वर्ष 1992 में किया गया था। यह 73वें 74वें संविधान संशोधन के अस्तित्व में आने के ठीक 1 वर्ष पूर्व गठित किया गया था। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के वित्तीय संसाधनों से संबंधित है? तो यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद 243H, 243I। 243I तो है ही जो राज्य वित्त आयोग से संबंधित। अब H क्या है देख लेते हैं। 243H यहाँ पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ, यानी पंचायतों को भी टैक्स लगाने का पावर है। ये किस अनुच्छेद में है? तो 243H में है। कौन पंचायतों के संसाधन जुटाने की वित्तीय स्रोत है? केंद्र सरकार, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सभी से इसको कहीं ना कहीं जो है मिलता है, तो इसके उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। पंचायतों के संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोत है, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्थानीय निकायों के स्वयं के संसाधन शामिल हैं। कई राज्यों में कर और गैर कर उपायों के माध्यम से संसाधन जुटाने की अतिरिक्त शक्ति भी ग्राम पंचायतों को दी गई है। कब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए पूरे भारत में लागू किया है? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है। उसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। तो देखिए 51 यहाँ तो है नहीं ऑप्शन में,
तो देखिए 6 अप्रैल 1952 यहाँ पर केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव किस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है? तो अध्यक्ष का चुनाव देखिए अर्थशास्त्र में, प्रशासनिक मामले, वित्तीय मामले में, ये सब जो सदस्य होते हैं उनका जो है ये योग्यता माना जाता है। सार्वजनिक मामले जो अध्यक्ष होता है उसको सार्वजनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए। नंद किशोर सिंह यानी कि एन.के. सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो 15वें हैं। इनका कार्यकाल जो है 2021 से 26 तक है। इनके गठन कब किया गया था? तो 2017 को। 14वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से कितना % जो स्थानीय निकाय को आवंटित किया है? तो 4.31% स्थानीय निकाय को आवंटित किया। स्थानीय निकाय मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। 15वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से कितना % स्थानीय निकाय को दिया है? तो 4.25%। तो देखिए ये 4.31% है, तो इसको 15वें ने कुछ कम कर दिया है, 4.15% कर दिया है। इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 135वां क्वेश्चन। 14वें वित्त आयोग गठन कब किया गया? तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। तो 2013 में गठन किया गया, जो है वाई.वी. रेड्डी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे 14वें वित्त आयोग का। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 2015 से लेकर के 20 तक था। 11वें वित्त आयोग के अनुसार अनुदान पर प्रथम प्रभार किसका होना चाहिए? लेखाओं के रखरखाव में लेखा परीक्षक का। ये नहीं पूछा जाएगा उतना, क्योंकि पुराना हो चुका। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें रखी हैं? तो 6 शर्तें रखी हैं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान रखने के लिए, ये तो ये नहीं पूछेगा, जो पुराना हो गया है। सर्वप्रथम इनमें से किस वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए? तो 10वें वित्त आयोग। सर्वप्रथम 10वें वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। स्थानीय निकायों से इस प्रयोजन हेतु बराबर योगदान देने की अपेक्षा की गई थी। 14वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा कितने भागों में की थी? तो 2 भागों में की थी। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और शर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच कितना अनुपात होना चाहिए? तो 90-10 का। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और शर्त प्रदर्शन अनुदान के बीच 90-10 का अनुपात होना चाहिए। 14वें वित्त आयोग ने नगर पालिकाओं के लिए शर्त रहित, तो यही हो जाएगा 80-20 यहाँ पर। देखिए पहले था 90-20 नगर पालिकाओं के लिए। देखिए यहाँ पंचायतों के लिए है 90-10 और नगर पालिका के लिए है 80-20। चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार मूल अनुदान बेसिक ग्रांट्स का उपयोग किसके लिए किया जाना था? तो मूलभूत नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए, राजस्व सुधार के लिए, लेखा परीक्षण के लिए। 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान के लिए स्थानीय निकाय हेतु मानदंड था। ये तो नहीं पूछेगा 14वां, इतना पुराना हो जाएगा थोड़ा। ये सवाल क्वेश्चन नहीं, बहुत ही मुश्किल है आना।
देखिए ये 15वां देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 के लिए कम से कम कितने प्रतिशत स्थानीय निकायों को अपने पिछले वर्ष के अंतिम एवं पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की शर्त रखी ताकि राज्य की इस अवधि में पूरा अनुदान प्राप्त कर सके? 15%, 25%, 35% और 45%। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका क्या है। तो 25%। 15वें वित्त आयोग ने महामारी के दौर में लेखाओं की लेखा परीक्षण की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों के लिए शर्त रखी कि 2021-22 के लिए कम से कम 25% स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के अंतिम लेखाओं और पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए, जिससे वे इस अवधि हेतु पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें। 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के 2023-24 से आगे अनुदान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे सार्वजनिक पटल पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का, देखिए ये सब नहीं पूछेगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान RGSA का शुभारंभ कब किया गया था? इम्पोर्टेंट ये है योजना, हालांकि इस चैप्टर में इसको नहीं आना चाहिए था। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पहली बार वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में इस योजना को वर्ष 2018-19 से 21-22 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। अब योजना संशोधित रूप से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। देखिए 2018 में शुरू किया गया था और 21-22 तक ही इसको लागू किया गया था, लेकिन अब इसको ढंग से व्यवस्थित रूप से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक ये इसको लागू किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किस घटक में केंद्र सरकार की भागीदारी 100% है? तो राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, पहाड़ी राज्यों में। तो ये होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेशों में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा नियंत्रण होता है केंद्र का, इसलिए तो उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्यों की भी 60-40 राज्यों में 60-40 हैं और जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं 90-10 है, और जो केंद्र शासित प्रदेश में 100% किसका हिस्सा है? तो केंद्र सरकार का। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कब तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है? तो 26 तक, 2022 से 26 तक, 4 साल का रहेगा। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो वर्ष 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत के सभी गांव, ग्राम पंचायतों केंद्र शासित प्रदेशों ने कब तक 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण कर स्वयं को ODF मतलब खुले में शौच से मुक्त, तो ये हो गया 2 अक्टूबर 2019 तक 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया था। 150वीं जयंती थी किसकी? तो महात्मा गांधी की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए केंद्रीय हिस्सा कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ जो 60% होगा और 40% राज्यों का होगा। 60-40 का रेशियो है यहाँ पर शौचालय के लिए, जो व्यक्तिगत शौचालय होंगे।
और जो पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य और आपका जो कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य, वहाँ पर 90-10 है। महात्मा गांधी यानी कि मनरेगा 2005 कब पारित किया गया था? तो ये डेट पूछा है। जो एक्ट पारित हुआ था, नरेगा एक्ट, इस अगस्त 2005 में लागू कब हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। 23 अगस्त 2005 को यह जो है अधिनियम पारित हुआ था। पंद्रह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 25-26 के दौरान पंचायतों को किस क्षेत्र के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का सशर्त अनुदान स्वीकृत हुआ है? तो साफ पानी और स्वच्छता के लिए। साफ जल एवं स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग सशर्त अनुदान हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता निर्धारित करने में कौन नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। देखिए, ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग नहीं होगा, ज़्यादातर लोग इसी को लगा देंगे। पेयजल, चूँकि यह योजना पेयजल के लिए, इसलिए पेयजल विभाग इसमें ज़्यादा आगे रहेगा। 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में विभाज्य पूल के कितने % की सिफारिश किया है? तो 3.5%। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 14वां नहीं पूछेगा। अगला देखते हैं 162वां क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश किया है? तो 45,000 करोड़ रुपये। कृषि सुधार के लिए 45,000 करोड़ रुपये की सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने किया है। कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री आवास, ये ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ENRLM, ये भी ग्रामीण स्तर पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2025 दिसंबर सन 2000 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था ऐसे गांव जिनकी आबादी 1000 या 500 से अधिक, उनको मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। तो ये सभी तीनों प्रकार की योजनाएं पंचायत स्तर से, पंचायत स्तर से अन्य योजनाओं के बारे में भी दिया गया है। मनरेगा भी पंचायत स्तर की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम आदि ग्राम पंचायत स्तर के कार्यान्वित कार्यक्रम है। कोविड-19 की महामारी की चुनौती को देखते हुए 15वें वित्त आयोग ने अपनी कितनी धनराशि स्वास्थ्य अनुदान के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं से निर्धारित किया है? तो 70,051 करोड़ रुपये। निम्न में से किस वित्त आयोग के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकाय में सर्वाधिक अनुदान जारी किया है? किस वित्त आयोग ने? तो 12वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकाय में सर्वाधिक अनुदान की सिफारिश किया था। ग्राम पंचायत के अनुदान वितरण रेंज क्या होती है? तो 70 से 85%। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि जिसकी पंचायत भवन व स्कूल में सूचना प्रकाशित करने की कौन जिम्मेदार होता है? तो पंचायत सचिव। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BIGF का उद्देश्य है स्थानीय अवस्थापना एवं अन्य विकास योजनाओं में टेक्निकल गैप को भरना।
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये चलाया जा रहा है। बेसिक ग्रांट किस सेवा के लिए? तो सभी से, जल आपूर्ति, स्वच्छता, मल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सभी के लिए बेसिक ग्रांट जो ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लिए बेसिक ग्रांट जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर किस अनुपात में जारी किया गया है? तो ये 90-10 का होता है। 14वें वित्त आयोग में 90-10 का, यानी कि ग्राम पंचायतों को जो अनुदान दिया जाएगा बेसिक ग्रांट, वो 90% उनके जनसंख्या के आधार पर और 10% उनके क्षेत्रफल के आधार पर दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग में 2025-26 के लिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए किस अनुपात में अनुशंसा की है? ग्रामीण और शहरी स्थानीय 65% 65 और 35%। 65 और 35% जान लीजिए। आपका 15 वित्त आयोग ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच अनुदान के बंटवारे की सिफारिश किया है। 15वें वित्त आयोग के लिए जो धनराशि है ना स्थानीय निकायों की, यानी कि 35% जो हिस्सा आ रहा है वो कितना बनेगा? 4,36,361 करोड़ रुपये। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय हेतु राजकीय अनुशंसित अनुदान को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है, तो 90-10%। किस वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने किया जाना चाहिए? तो 12वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अनुसार नए शहर स्थापित किए जाने हेतु प्रदर्शन आधारित अनुदान कितना है? तो 8,000 करोड़ रुपये। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2021-26 की अवधि के लिए कितनी राशि के अनुदान की अनुशंसा की है? तो 2,36,805, यानी कि जो इनका 90% बन रहा है ना अनुदान, उसका इन्होंने बताया। 90% नहीं, आप इनका जो 65% जो बन रहा था वही है। 35% तो स्थानीय निकायों को था। चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाग पूल में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत से बढ़ाकर जो 42% कर दिया? तो 32 था। 13वें वित्त आयोग ने कहा कि 32% जाएगा राज्यों को। 14वें ने कहा नहीं, अब 42% जाएगा। फिर 15वें ने कहा कि नहीं, 41% जाएगा। 1% कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर को जाएगा। तो बस 3 का याद रख लीजिए। जो है 14वें ने कहा था, 13वें ने कहा था 32%, 14वें ने कहा 42% और इसके बाद 15वें ने कहा नहीं 41%। हालांकि उसके पहले का भी इसमें दिया है। ये ज़्यादा याद मत रखिए, नहीं तो सब भूल जाएगा। कर अंतरण के लिए मापदंड के रूप में राजकोषीय अनुशासन का प्रयोग किस वित्त आयोग द्वारा किया गया है? तो ए और बी दोनों 11वें और 12वें वित्त आयोग, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौदहवें वित्त आयोग ने कुल कर आवंटन का सर्वाधिक हिस्सा किस राज्य को दिया? उत्तर प्रदेश को जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है। दूसरे नंबर पर है बिहार, क्योंकि इस जो विभाजन होता है ना राज्यों का, बंटवारा केंद्र राज्यों की ओर,
वित्त आयोग की सिफारिश पर, उसमें जनसंख्या बहुत बड़ा वेटेज रखता है। 15 वित्त आयोग ने वन एवं पारिस्थितिकी पर क्षेत्रीय हिस्सेदारी कितने % की है? तो 10% की है। सबसे कम हिस्सेदारी 15 वित्त आयोग के अनुसार तो ये होगा, मुझे लगता है, कर एवं राजकोषीय प्रबंधन। चलिए देखते हैं क्या है। कर एवं राजकोषीय प्रबंधन सबसे कम वेटेज इसी को दिया है। सबसे अधिक वेटेज देख लीजिए, आय का अंतर को दिया है, जनसंख्या को 15%, क्षेत्रफल को 15%। देखिए ये जो है संविधान का भाग है चैप्टर वित्त आयोग। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ा जाता है, और इकोनॉमी में भी इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। वहाँ वित्त आयोग, जो केंद्रीय वित्त आयोग है, वहाँ अच्छे से पढ़ा जाता है, वहाँ आप समझ लेंगे इसको। ये 198 क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना हमारा विकास को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। कब से? तो 2015-16 में लागू किया। ग्राम पंचायतों की विकास योजना का उद्देश्य क्या? सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी है। ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई है? तो ग्राम पंचायतों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण है? तो 5 चरण 2015-16 में लागू किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के चरण में किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट लगान का विकास किया जाता है? तो चौथे। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के किस चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति? तो 5वें चरण में। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत विकास योजना चरण देखिए 5 चरण है। अब उसका जो है ये किस चरण में क्या किया जाता है इसको बताया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया। उस समय बीजेपी की सरकार थी। पहले यह तय हुआ कि जो है जिनकी जनसंख्या 500 से ज़्यादा होगी उनको गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। योगदान है तो ये 60% केंद्र का और 40% राज्य का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो पैसा लगता है उस पर 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। पूर्वोत्तर में पहाड़ी राज्यों के लिए 90-10 है। अक्सर यही रहता है, पूर्वोत्तर में जो पहाड़ी राज्य है ना, वहाँ 90-10 ही रहता है। केंद्र शासित प्रदेश में 100% केंद्र सरकार का धनराशि होती है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 50 से 86 में किया गया था, जिसको ही अब कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 50 से 86 में किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका वित्त पोषण केंद्र राज्यों के बीच 75% केंद्र सरकार देगी और 25% जो राज्य सरकार देगी। अब इसमें 50-50 का हो गया, 50% राज्य और 50% केंद्र देगी। पुनर्गठन कर दिया गया है 1999 से 2000। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब की गई? 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 होती है ना, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो ग्रामीण का पूछा है 2016। 60-40 रेशियो वही है, यहाँ 60-40 होगा।
मैदानी क्षेत्रों में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 2005 में। नरेगा एक्ट को पूछ रहा है, तो सितंबर 2005 में पारित किया गया था और फरवरी 2006 में ये लागू हुआ था। बंदापाली गांव जो है आपका आंध्र प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ था। किस वर्ष में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया? तो 2009 में कर दिया गया। 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, 1/3 स्त्रियों को यहाँ पर दिया जाएगा। वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी कितनी है? तो एक दिन की मजदूरी 230 रुपये। टीबीटी के माध्यम यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे खाते में भेजा जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी, किस लिए शुरू किया गया था? राशन वितरण हेतु, खेती के लिए ऋण देने हेतु तो नहीं, खेती से कोई मतलब ही नहीं। कुपोषण की समस्या, पोषण का मतलब होता है कुपोषण को दूर करना। इसकी शुरुआत कब किया गया था? राष्ट्रीय पोषण अभियान या पोषण मिशन तो 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर 2018 में राजस्थान के झुंझुनू शहर से। इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी के समावेशन द्वारा बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी, कम वजन के बच्चों को जन्म रोकने के प्रयास किए गए। इसके अलावा किशोरावस्था की लड़कियां, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014 में। 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में शुरू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के द्वारा की गई। यह ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए बनाया गया। यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुँचाना है, यानी कि युवाओं में कौशल स्किल का विकास करना इस योजना का उद्देश्य है, जिससे वो रोजगार पा सके। कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 1988-89 कुटीर ज्योति कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। कुटीर ज्योति, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कुटीर ज्योति जो गरीब लोग हैं उनकी कुटिया में ज्योति जलाने का काम किया जाए। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, तो ये 15 अगस्त 2023। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र या जो ग्राम सभा स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है ना, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आशा, जननी सुरक्षा योजना, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 4 योजनाएं हैं। अब इसमें पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो देख लेते हैं। डी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये अलग है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। NHRM ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की यह प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्णतया कार्य कर रही सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदान करने वाले ग्रामीण प्रणाली विकसित करना है। NRHM के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: आशा जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY, आयुष जननी सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र, ये सब इसमें शामिल हैं।
वाल्मीकि अम्बेडकर मरीन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2001 में। वाल्मीकि अम्बेडकर मरीन बस्ती आवास योजना की शुरुआत दिसंबर 2001 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंदी मरीन बस्ती में रहने वाले घरों के निर्माण को उन्नयन बनाना और इस योजना के एक घटक निर्मल भारत अभियान क्या था? वही था जो ग्राम पंचायतें स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम करें उनको पुरस्कार देना। अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के माध्यम से स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना, यानी शौचालय निर्माण से भी था। ये देखिए योजना दिया है, प्रारंभ वर्ष दिया है, पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस 2007, मिशन इंद्रधनुष 2016, ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011, जननी सुरक्षा योजना 2015। तो देखिए यहाँ पर दिया है, ये पहला तो सही है, राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। मिशन इंद्रधनुष ये 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था, अटल के जन्म दिवस पर। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार आई थी तो उस समय ये शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 2017 में। किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाश है तो विकास है योजना को प्रारंभ किया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिवस पर 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास योजना का प्रारंभ। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। प्रकाश है विकास योजना का उद्देश्य है जो गरीब परिवार हैं 20 से लेके उनको फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। 2017 में योजना शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर निर्धारित है? तो ये 25 वर्ग मीटर। 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है जिसमें रसोई घर भी शामिल है। आवास की लागत राशि प्रति आवास सामान्य क्षेत्रों में 1.2 लाख, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र में 1.3 लाख रुपये दिया जाएगा, यानी कि 1,20,000 दिया जाएगा आवास के लिए और यहाँ पर 1,30,000 दिया जाएगा जो नक्सलाइट एरिया है। उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 2018 में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा समग्र ग्राम में सरकार द्वारा चुनी गई 24 स्कीमों पर भी लागू किया जाएगा। ग्राम सभा के क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना भी चलाई जाएगी। चुने हुए गाँव में शहीदों की प्रतिमा लगाई जाएगी और गाँव को शहीद के नाम से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना बहुत ज़रूरी है, योजना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत परियोजना इकाई लागत की न्यूनतम सीमा है तो ये है 50,000। न्यूनतम कितना? 50,000। ग्यारह नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत 50,000 से कम नहीं हो सकती। सभी लोगों के लिए है यह योजना। SGSY का पूरा नाम पूछा है यहाँ पर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसका यही होगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 1999 में इस योजना को शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1999 शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अथवा आय रहित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो 31 जिलों को। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुभारंभ किया गया। इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलाहा गांव से शुरू किया गया। इस अभियान भारत के कुल 6 राज्यों की 116 गाँव को जिलों को शामिल किया गया। इसमें बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, 116 जिलों को शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश कितने 31 जिलों को शामिल किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए खादी गांव नाव परियोजना शुरू किया गया। तो फरवरी 2017 में। इसको कई बार रिपीट कर डालिए। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के सामने कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्याख्या देख लेते हैं, सीधा यहाँ पर आपको आंसर समझ। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य पहले की भांति ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख कर उनको जीविकोपार्जन हेतु उपयोगी बनाना है। इस योजना की प्रमुख शर्तें हैं: लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष। योजना सभी जाति धर्म के लिए लाभार्थी जिनके परिवार की समस्त आय 2 लाख से अधिक ना हो। ये प्रकार से स्वरोजगार योजना है। अगला देखिए, जवाहर रोजगार योजना, ये सही है, सुमिलित नहीं है। कौन सा पूछ रहे हैं? 89। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये 97 सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी सही है। गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये 2022, ये गलत है। ये जून 2020 है गरीब कल्याण योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ये 70 लीटर 2022 तक।